नमस्कार। नेशनल सिक्योरिटी एक इतना इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पर हम सभी बहुत सारे रिस्क ले सकते हैं, अपनी जान को दांव पर लगा सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी को बचाने के लिए। अगर कोई भी कुर्बानी देने की बात हो तो हमें देना चाहिए और खुशी खुशी देना चाहिए। पर जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में हमें ये सोचना होगा कि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो नेशनल्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रख कर के भी किया जाए। जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं, उनको नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट बताना और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करना ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। तो जब ये बात सवाल उठता है तो फिर सेंसिटिविटी की ज़रूरत होती है। तो नेशनल पर्सपेक्टिव जैसे हुआ दो तरीके से, एक फॉरेन एग्रेशन, टेररिज्म, और एक इंटरनल एग्रेशन। इंटरनली कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में हैं, इंटरनली कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में नहीं हैं। तो अगर जो चीजें नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में नहीं हैं और कुछ चीजें नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में हैं, इंटरनल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, तो हमें थोड़ा सा सेंसिटिविटी के साथ काम करना पड़ेगा। फॉरेन एग्रेशन, टेररिज्म, रूथलेस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए। रूथलेस, नो डिस्प्यूट अबाउट दैट। लेकिन जब हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं इंटरनली कि इंटरनली कौन कौन से नेशनल थ्रेट्स हैं, इंटरेस्ट्स के लिए, नेशनल इंटरेस्ट्स के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो थ्रेट हैं, उस समय थोड़ा सा हमें सोच कर चलना पड़ेगा। मैं क्यों कह रहा हूं? लॉ के विद्यार्थी जानते होंगे, और मैं भी एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैंने भी बहुत बार ऐसा देखा है कि कोई एक केस चल रहा है और जिसने अपने राइट्स मांगी हैं, अनलेस कि वो राइट्स इनहेरिटेबल हो, अगर उनका डेथ हो जाता है तो मैटर इनफ्रक्चुअस हो जाता है। सपोज मेरे क्लाइंट ने एक डिफेमेशन का सूट किया किसी के अगेंस्ट में, तो बहुत सारे केसेस में आपको इस तरीके के जजमेंट्स मिलेंगे कि जिसके अगेंस्ट में डिफेमेशन हुआ, डिफेमेशन का जो एक्ट था वो पर्सनल था, किसी एक व्यक्ति को डिफेम किया गया था, उसकी मानहानि थी। तो उसकी मानहानि का जो मुकदमा था उसमें जो कॉम्पनसेशन लेना था वो उस पर्सनल को लेना था। अगर उनका डेथ हो गया तो उनके बच्चे नहीं बोल सकते कि नहीं, उनका मानहानि हुआ था इसलिए मुझे कॉम्पनसेशन दो। तो बहुत बार इस तरीके के जजमेंट्स भी मिलेंगे आपको कि कोई चीज़ें, कुछ रिलीफ जो होती हैं, जो कोर्ट में मांगी जाती हैं, वो पर्सनल होता है, वो उनके बच्चे उनके डेथ के बाद क्लेम नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि मैटर इनफ्रक्चुअस हो गया। इनफ्रक्चुअस होने का मतलब क्या हुआ कि अब इसमें कुछ बचा नहीं, क्योंकि जिनको रिलीफ चाहिए था उन्हीं का डेथ हो गया, तो अब रिलीफ किसको देंगे? ये बोला जाता है इनफ्रक्चुअस हो गया। और बहुत बार वो मैटर डिसाइड नहीं किया जाता, इनफ्रक्चुअस बोल करके खत्म कर दिया जाता है। एक केस ऐसा हुआ, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ना सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब को पता नहीं था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को कहाँ से पता होगा कि जो बंदा उनके पास रिलीफ लेने के लिए आया है उस बंदे का डेथ हो चुका है। उनके वकील साहब को भी नहीं पता, जिसका डेथ हो गया उनके वकील साहब को भी नहीं पता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया गया। इसलिए वो मैटर इनफ्रक्चुअस करके ख़त्म नहीं किया गया।
और ख़त्म नहीं किया गया तो डिसाइड किया गया, और जब डिसाइड किया गया तब पता चला कि बंदा जब तक जिंदा था तब तक उसे विदेशी मानते रहे हम, और जब वो मर गया तो हम लोगों ने उसे भारतीय नागरिक मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे भारतीय नागरिक होने का गौरव और सम्मान पुनः वापस किया। शॉकिंग केस था, सिंपल इसलिए कि हमारे जो काम करने के लेवल पर, एक्चुअल काम करने के लेवल पर जो ऑफिसर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो थोड़ा सा सेंसिटिविटी, या फिर यूँ कहें कि जितना हाई लेवल की सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए उतना नहीं दिखाते। कभी कैजुअलनेस की वजह से, कभी कुछ दूसरे कारण होते हैं। एक कैजुअली कुछ कर दिया, एक रिपोर्ट बना दिया, एक एफआईआर बना दिया, अब वो जिंदगी भर जिसके खिलाफ रिपोर्ट बना वो लड़ता रहेगा। ये जो केस की मैं बात कर रहा हूं, ये 2004 में शुरू हुआ, और 2004 से लेकर के एक बंदा ये झेलता रहा आरोप कि वो भारतीय नागरिक नहीं है, और 2004 से लड़ते 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 11 जुलाई 2024 को उसके मरने के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं है कि उनका डेथ हो गया था, 11 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि नहीं, आप भारतीय नागरिक हो। जिस ऑफिसर ने आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी वो ऑफिसर गलत था। उस ऑफिसर के रिपोर्ट पर जिस फॉरेनर ट्राइब्यूनल ने आपके खिलाफ जजमेंट दिया था वो फॉरेनर ट्राइब्यूनल का जजमेंट गलत था। जिस फॉरेनर ट्राइब्यूनल के जजमेंट के खिलाफ आप डिवीज़न बेंच हाई कोर्ट में गए थे, गुवाहाटी हाई कोर्ट में, और डिवीज़न बेंच ने आपके केस को डिसमिस कर दिया था, वो डिवीज़न बेंच गुवाहाटी हाई कोर्ट गलत था। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने 2024 11 जुलाई के दिन बताया, उनके डेथ के बाद। और इस तरीके से ये बंदा 20 साल की लड़ाई जीता तो सही, पर मरने के बाद, और न्याय हुआ उस बंदे के आत्मा के साथ। और सोचिए कि अगर पता चल गया होता कि इनका डेथ हो चुका है तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मैटर को डिस्पोज कर सकती थी इनफैक्चुअस बोल करके। तो जो लॉ लेट डाउन हुआ इस केस में वो फिर नहीं होता, फिर ना जाने क्या होता आगे चल करके उस हाई कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पर जो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने डिवीज़न बेंच ने दिया था, ये बोलते हुए कि फॉरेनर ट्राइब्यूनल का ऑर्डर सही है जिसने बोला कि वो बंदा विदेशी है, भारतीय नहीं है। 2004 की बात है। एक सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे बिपिन दत्ता जी, नलबारी डिस्ट्रिक्ट था आसाम में। उन्होंने बोला कि उनके ऑफिसर ने, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी बी, ब्रैकेट में बी ऐसा लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में, कि बिपिन दत्ता जी जो सब इंस्पेक्टर थे उन्होंने बोला कि उनके ऑफिसर ने बोला कि एक इंक्वायरी स्टार्ट करो, ये जो रहीम अली हैं, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने उनका नाम लिखा है मोहम्मद रहीम अली अलियास अब्दुल रहमान, एक इंक्वायरी स्टार्ट करो कि ये भारतीय नागरिक है या नहीं है। अब वो बिपिन दत्ता जी को उनके ऑफिसर ने बोल दिया। बिपिन दत्ता जी ठहरे सब इंस्पेक्टर, पुलिस वाला माइंड। अब यहीं पर थोड़ा सा सेंसिटिविटी की जरूरत थी, या मैं यूं कहें कि उन्होंने जो सेंसिटिविटी दिखाई उससे थोड़ी और ज़्यादा सेंसिटिविटी की जरूरत थी। बिपिन दत्ता जी क्या करते हैं, उनके घर पहुंच जाते हैं, जो रहीम अली जी हैं, रहीम अली के घर पहुंच जाते हैं, और घर पहुंच करके
उनको बोलते हैं कि आप कागज दिखाओ कि आप भारतीय नागरिक हो, ठीक है। अब वो जो है बोलते हैं कि मुझे कुछ टाइम दो, और टाइम दो, और उसके बाद जो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, 7 दिन का टाइम मांगते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, ये क्या करते हैं विपिन दत्ता जी, वो रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। रिपोर्ट ये सबमिट करते हैं कि मैंने उनसे कागज मांगा था, उन्होंने कागज नहीं दिखाया। तो कागज नहीं दिखाया तो सेक्शन 9 ऑफ फॉरेनर्स एक्ट के तहत वो ये साबित नहीं कर पाए कि वो फॉरेनर नहीं है। समझो, फॉरेनर्स एक्ट पूरे देश पे लगता है। अब सेक्शन 9 थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस कहानी को आगे समझने के लिए, ठीक है। सेक्शन 9, उससे भी पहले थोड़ा सा फॉरेनर्स एक्ट का ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। फॉरेनर्स एक्ट 1946, इसका जो ऑब्जेक्ट है, एन एक्ट टू कन्फर अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टेन पावर्स in respect of foreigners, an act to confer upon the central government certain powers in respect of foreigners, whereas it is expedient to provide for the exercise of central government of certain powers in respect of entry of foreigners into India, their presence therein and their departure therefrom. ये ऑब्जेक्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया जाए इस कानून के तहत, और ये 1946 का है, आज़ादी से पहले का, 23 नवंबर 1946 से चल रहा है ये, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया जाए कि फॉरेनर जो होगा, फॉरेनर से रिलेटेड, फॉरेनर की एंट्री कैसे होगी, उनका प्रेजेंस कैसे होना चाहिए कंट्री में, उनको बाहर कैसे भेजना है, सब चीज़ों को डिसाइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया जाए। अब सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 ये बोलता है कि इफ़ एनी केस burden of proof है, if in any case not falling under section 8 पढ़ेंगे अभी हम लोग, section 8, if in any case not falling under section 8 any question arises with reference to this act or any order made or direction given thereunder, whether any person is or is not a foreigner or is not a foreigner of a particular class or description, the onus of proving, ये देखिए, the onus of proving that such person is not a foreigner or not a foreigner of such particular class or description as the case may be, shall, notwithstanding anything contained in Evidence Act, lie upon such person. कहने का मतलब कि अगर कोई सवाल उठता है कि एक बंदा भारतीय नागरिक है कि नहीं, भारतीय नागरिक की बात नहीं हो रही है, नेगेटिव है ये, इसमें ये अगर कोई सवाल उठता है कि कोई बंदा फॉरेनर है कि नहीं, वो विदेशी है कि नहीं, या किसी पर्टिकुलर देश का विदेशी है कि नहीं, अगर ये मुद्दा उठ जाता है किसी के खिलाफ, तो जिसके खिलाफ मुद्दा उठता है वो डिसाइड करेगा कि वो फॉरेनर है या नहीं है। वो मतलब साबित करेगा। अगर वो कहता है कि नहीं मैं भारतीय हूं, तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि मैं फॉरेनर नहीं हूं। अगर जब तक वो फॉरेनर नहीं है साबित नहीं करता, तब तक वो भारतीय नहीं बनता। तो ये है सेक्शन 9 कि कोई भी एक पुलिस ऑफिसर एक बंदे को बोलेगा कि मुझे लगता है ये फॉरेनर है, ठीक है, जाकर के उसको नोटिस देता है कि भाई मुझे लगता है आप फॉरेनर हो, कागज दो। और अगर ये कागज आपके पास अगर आ जाता है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है ये साबित करना कि आप फॉरेनर नहीं हो। ये आपकी जिम्मेदारी है साबित करना कि आप फॉरेनर नहीं हो।
अब ये है कि जिस बंदे का केस सेक्शन 8 में नहीं होता, ये लिखा हुआ है, इफ इन एनी केस नॉट फॉलिंग अंडर सेक्शन 8, नॉट फॉलिंग अंडर सेक्शन 8, तो उसके लिए ये होगा। सेक्शन 8 क्या है? सेक्शन 8 है, व्हेन ए फॉरेनर इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल by the law of more than one foreign country, or where for any reason it is uncertain that nationality of if any is to be ascribed to a foreigner, that foreigner may be treated as national of the country with which he appears to be being authority to be most closely connected. तो इसलिए सेक्शन 8 यहाँ पर रेलेवेंट नहीं है। सेक्शन 8 है कि अगर किसी बंदे का नाम दो कंट्री में एज ए नेशनल दिखाया गया है, अगर दो देशों में किसी को दिखाया गया है कि वो एक वहाँ का दोनों का नागरिक है, तब ये डिसाइड करना होगा कि किसका नागरिक है, तो सेक्शन 8 अप्लाई करेगा। तो अगर दो कंट्री में आपका नाम नहीं है तो सेक्शन 8 आपके ऊपर में नहीं लगता। और अगर एक सिर्फ भारत में आप रहते हैं और एक पुलिस ऑफिसर आकर के बताता है आपको कि आप साबित करो, मुझे पुलिस ऑफिसर बोलेगा कि मुझे लगता है कि आप जो है फॉरेनर हो, अब आपको साबित करना पड़ेगा कि आप फॉरेनर नहीं हो। यही हाल हुआ, यही फैक्ट था इस केस का, जब विपिन दत्ता जी एक सब इंस्पेक्टर हैं, वो बोलते हैं कि मेरे ऑफिसर हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नलबारी के, उन्होंने मुझे बोला कि आप इंक्वायरी स्टार्ट करो रहीम अली के खिलाफ, ये पता करो कि ये फॉरेनर है कि नहीं। रहीम अली अलाइस अब्दुल रहमान इनका नाम था। उनको विपिन दत्ता जी जाते हैं, उनके घर पहुंच जाते हैं, उनको बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट दो। वो 7 दिन का टाइम मांगते हैं, वो 7 दिन में डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाते। विपिन दत्ता जी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं और रिपोर्ट सबमिट करके ये बोल देते हैं कि उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया, और सेक्शन 9 में उनकी जिम्मेदारी थी साबित करना कि वो फॉरेनर नहीं है, इसलिए वो चूंकि उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए, इसलिए ये फॉरेनर हो गए। ये ओपिनियन दे दिया। ये ओपिनियन जब दे दिया तो इस ओपिनियन को चैलेंज किया गया गुवाहाटी हाई कोर्ट में। नहीं, इस ओपिनियन को लेकर के पहले गया फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में गया। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ने बोल दिया कि ठीक ही बात है, आपको पुलिस ऑफिसर विपिन दत्ता जी ने बोला था कि आप कागज़ दिखाओ, और जब आपको कागज़ दिखाने के लिए बोला ये तो उसका मतलब ये है कि सेक्शन 9 आपके खिलाफ अप्लाई करेगा। सेक्शन 9 ये बोलता है कि आप साबित करोगे कि आप फॉरेनर नहीं हो। अगर आपने साबित नहीं किया तो ऑब्वियसली आप फॉरेनर हो गए। तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल नलबारी में ये केस गया था। 19 मार्च 2012 के दिन ये केस जो है डिसमिस हो गया, और जो विपिन दत्ता जी का जो ओपिनियन था उसके बेसिस पर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ओपिनियन दिया था, उस ओपिनियन को अफर्म कर दिया गया कि ये साबित नहीं कर पाए कि ये फॉरेनर नहीं है। तो ये जो केस था वो केस था फॉरेन ट्राइब्यूनल नलबारी केस नंबर 1096 ऑफ 2006, और वो रहीम को डिक्लेयर कर दिया गया कि ये फॉरेनर हैं क्योंकि वो सेक्शन 9 में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। अब इस जजमेंट को 19 मार्च 2012 वाले केस फॉरेन ट्राइब्यूनल के केस डिसीजन को रहीम अली ने हाई कोर्ट में फाइल किया। डिवीजन बेंच में इसको चैलेंज किया गया। केस का नंबर था रिट पिटिशन सिविल नंबर 2668 ऑफ 2012। डिवीजन बेंच हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी बोला कि सही बात है, विपिन दत्ता जी ने जो रिपोर्ट दिया है कि आप ये साबित नहीं कर पाए कि आप फॉरेनर नहीं हो, और कानून बोलता है कि आपको साबित करना है, और आप साबित नहीं कर पाए। आपने तो कागज़ दिया ही नहीं, आप तो एक्सपर्ट ही हो गए, बोल करके वो रिट पिटिशन भी डिसमिस कर दिया गया 23 नवंबर 2015 के दिन। और इस तरीके से ये मैटर आता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो देखा सारे रिकॉर्ड्स को, क्या क्या देखा, जो कि नीचे भी था, विपिन दत्ता जी को भी मालूम था, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को के सामने भी था, और गुवाहाटी हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के सामने भी था, क्योंकि जो चीज़ें नीचे नहीं होती सुप्रीम कोर्ट नहीं देखता उसको।
तो सुप्रीम कोर्ट ने जो देखा वो क्या देखा कि रहीम अली जी के जो फादर और मदर थे उनका नाम लिखा हुआ था सीरियल नंबर 71 एंड सीरियल नंबर 72 ऑफ वोटर लिस्ट ऑफ 1965। उन्हीं के पेरेंट्स का नाम फिर से लिखा हुआ था सीरियल नंबर 79 और सीरियल नंबर 80 ऑफ 1970, और एड्रेस दिया हुआ था 17 विलेज दोलूर पाथेर, पीए पुलिस स्टेशन था पटाचार कुची। उस समय वो डिस्ट्रिक्ट कामरूप में पड़ता था, भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र था आसाम में। और वो रिपोर्ट भी आया था कि रहीम का जन्म जो हुआ था वो दोलूर में हुआ था, बारपेटा। 1985 के वोटर लिस्ट में इनका नाम भी था, सीरियल नंबर था 552। 1997 में इन्होंने शादी किया, और शादी करने के बाद ये शिफ्ट हो गए थे कसिमपुरा, विलेज कसिमपुरा, केंडुकुची, नलबारी। और 7 सितंबर 2010 के दिन रहीम और उनकी लड़की को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दिया गया था। फिर वो सर्टिफिकेट भी था। उसके बाद जब प्रोसीडिंग्स हुई थी तो 18 जुलाई 2011 के दिन फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में भी ये बातें उठी थी, और उसके बाद वो वहाँ पर 18 जुलाई 2011 के दिन बुलाया गया उनको फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में, लेकिन वो जा नहीं पाए क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। उसके बाद देखेंगे 12 सितंबर 2011 के दिन उनको फिर से रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन चूंकि वो जा नहीं पाए तो 19 मार्च 2012 के दिन उनके खिलाफ एक्सपर्टी ऑर्डर पास कर देती है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, ये बोलते हुए कि सेक्शन 9 में जो उनकी जिम्मेदारी थी, फॉरेनर्स एक्ट सेक्शन 9, उनकी जो जिम्मेदारी थी कि वो साबित करें कि वो फॉरेनर नहीं है, उस जिम्मेदारी को चूंकि वो नहीं निभा पाए इसलिए उनको फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया जाता, विदेशी हो गए। वो उन्होंने जाकर के एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया। मेडिकल सर्टिफिकेट 24 अप्रैल 2012 का था, जिसमें लिखा हुआ था कि उनको रेस्ट कहा गया था 25/11/2011 से लेकर के 24/4/2012 तक रेस्ट नहीं। उनका कहा गया था कि ब्रोंकाइटिस है, वो काफ़ी एक्यूट ब्रोंकाइटिस है। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने नोट की हैं। तो जब नहीं माना गया बात, तब इन्होंने रिट पिटिशन फाइल किया 2668 ऑफ 2012, जो कि 30 मई 2012 के दिन फाइल किया गया। इनिशियली ये जो सिंगल जज के सामने फाइल हुआ, इनिशियली 6 जून 2012 के दिन स्टे तो मिल जाता है उनको फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में, लेकिन बाद में सिंगल जज ने भी डिसमिस कर दिया इसे 23 नवंबर 2015 के दिन। सिंगल जज डिवीजन बेंच, और इस तरीके से मैटर सुप्रीम कोर्ट में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब मैटर चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने तो ये बोल करके डिसमिस कर दिया इनके केस को कि ये साबित नहीं कर पाए, आप एक बार मेरिट्स पर तो देखो तो सही। तो उस ऑर्डर दिया 28 जुलाई 2017 के दिन फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को कि आप मेरिट पर देखो कि क्या ये है या नहीं है। मेरिट पर देखने का मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स को देखो। लेकिन फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ने फिर ऑर्डर कर दिया 16/11/2017 के दिन कि नहीं, सेक्शन 9 के हिसाब से नहीं है। और उसके बाद जो है मैटर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुना गया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप किसी के भी घर में ऐसे नहीं घुस सकते। अचानक एक दिन घुस जाओ और घुस करके बोलो कि आप कागज़ दिखाओ। आपको सेक्शन 9 में जो लिखी बातें हैं कि उनको साबित, जिसके खिलाफ आप घुसते हो, जिसके घर में घुसते हो, उसको आप बोल रहे हो कि तुम साबित, मैं तो चूँकि तुम्हारे घर में आ गया हूँ तो अब तुम साबित करो कि तुम फॉरेनर नहीं हो। ऐसे नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, सेक्शन 9 बोलता है कि जिसके खिलाफ आरोप है वही साबित करेगा कि वो फॉरेनर नहीं है, लेकिन उसके पहले, उसके घर में घुसने से पहले आपके पास कुछ मटेरियल होना चाहिए, जिस मटेरियल के बेसिस पर आपको ये शक हो कि क्यों ये फॉरेनर नहीं है। आपके पास क्या मटेरियल है? सिर्फ आप बोल दोगे कि मुझे शक है, आप किसी पर भी हाथ रख दोगे, जिम्मेदारी उसकी हो जाएगी? नहीं।
रिवर्स ओनर्स लॉ में इसको बोलते हैं कि रिवर्स ओनर्स को कैसे डिसाइड करना है, जैसे एनडीपीएस में होता है, एनडीपीएस के लॉ में भी होता है। उस तरीके से बहुत सारे जो स्ट्रिंजेंट लॉज हैं उसमें रिवर्स ओनर्स की बात आती है। लेकिन मैं इसको सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जहाँ कहीं भी कानून में ये लिखा है कि जिसके खिलाफ आरोप है वो साबित करेगा कि वो निर्दोष है, तो इस तरीके के कानून को ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते कि आप किसी पर भी उंगली रख दोगे और वो फिर साबित करता फिरेगा कि वो फॉरेनर नहीं है। आपको उंगली रखने से पहले या उसके दहलीज पर कदम रखने से पहले आपके पास सफिशिएंट मटेरियल होना चाहिए ये साबित करने के लिए और इस सेटिस्फैक्शन के लिए कि नहीं है, और उन कागज और उन मटेरियल्स के बेसिस पर आपने ये ओपिनियन फॉर्म किया है कि ये फॉरेनर है, और उन सारे कागज उन सारे मटेरियल्स को उनको सबमिट करना पड़ेगा। एक बार जब आप उन सारी चीज़ों को दिखा देते हो तो फिर उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि वो साबित करें कि वो फॉरेनर नहीं है। लेकिन आप सिंपल केवल बोल नहीं सकते, केवल बोलोगे कि मैंने बोल दिया इसलिए अब आप साबित करो, ये अप्रोच सही नहीं है। ये ठीक है कि जो पुलिस के पास मटेरियल होगा, पुलिस या कोई भी ऑफिसर जो ये सस्पेक्ट कर रहा है कि ये बंदा फॉरेनर है, उसके पास जो मटेरियल है वो एकदम हाई क्वालिटी का मटेरियल नहीं होना चाहिए, कोई की होने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ का, मान लीजिए बांग्लादेश से आया तो बांग्लादेश के वोटर लिस्ट में उसका नाम खोज के लाओ, सारी चीज़ें लाओ, उतनी हाई क्वालिटी के होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मटेरियल होने की ज़रूरत है। आप सिंपल खाली हाथ किसी पर हाथ नहीं रख सकते कि मुझे लगता है कि आप फॉरेनर हो, अब आप साबित करो कि आप फॉरेनर नहीं हो। इस केस में वही हुआ और अनफॉर्चुनेटली रिपोर्ट उनके खिलाफ गया, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल उनके खिलाफ गया, हाई कोर्ट उनके खिलाफ गया, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग रहा। 20 साल की लड़ाई 2004 से लड़ते रहे, वो गुजर गए। न्यूज़ रिपोर्ट्स अभी रिसेंटली कल परसों में ये आया कि जब वो गुजर गए तो उनके बच्चों ने, उनके फैमिली ने वकील साहब को इन्फॉर्म भी नहीं किया, क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं रह गया था डिलेड जस्टिस से। लेकिन ये बहुत ही शॉकिंग था और उनका फैमिली का अपने वकील साहब को ये नहीं बताना कि उनका डेथ हो चुका है, ये भी कहीं ना कहीं एक फ़ायदे में रहा कि एक कानून डिसाइड हुआ 11 जुलाई के दिन कि ऐसे नहीं चलेगा। अगर वो इन्फॉर्मेशन मिल गई होती वकील साहब को और वकील साहब ने फिर अगर सुप्रीम कोर्ट को बताया होता तो हो सकता था ये मैटर डिसाइड हो जाता कि भाई अब तो जिनका रिलीफ चाहिए था, जिनको भारतीय नागरिकता चाहिए थी, उनका तो डेथ हो गया है, इसलिए मैटर इनफ्रक्चुअस हो गया है। क्योंकि नागरिकता का जो अधिकार है वो इनहेरिटेबल नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि उनके पेरेंट्स को नागरिक माना गया, उनके बच्चों को भी सर्टिफिकेट मिल गया, वो बीच में निकल गए। उनकी पूरी फैमिली, जो रिपोर्ट देखेंगे उनकी पूरी फैमिली जो है उसमें अगेंस्ट में कोई नहीं है, सिर्फ ये एक बंदा निकल गया, क्योंकि एक हमारे जो सब इंस्पेक्टर साहब थे उनको शक हो गया, उनके ऑफिसर को शक हो गया। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया होता तो वो हाई कोर्ट का ही वो जजमेंट रह जाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो हो सकता था, एक पॉसिबिलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट बोलती कि अब उनका डेथ हो गया तो ये मैटर इन्फ्रक्चुअस हो गया, इसलिए नहीं डिसाइड होगा, ख़त्म। तो अगर वो इस तरीके से ख़त्म हो गया होता तो जो हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच का ऑर्डर है जिसने बोला कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का ऑर्डर सही है क्योंकि आपने साबित नहीं किया, तो वो डिसीजन लागू रहता, और वो लागू रहता तो किसी भी दिन कभी भी यही इंस्पेक्टर साहब जो 2004 में थे, वो 2004 में कभी भी जाते, 2004 की तरह से विपिन दत्ता जी हैं या उनके जैसे और भी कोई दत्ता जी होंगे, आज भी होंगे, वो कभी भी घुसते और घुस करके बोलते कि मुझे लगता है कि आप फॉरेनर हो, अब आप साबित करो सेक्शन 9 में कि आप फॉरेनर नहीं हो, 7 दिन का टाइम देता हूँ, नहीं तो मैं ओपिनियन दे दूँगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कि आपने ये साबित नहीं किया कि आप फॉरेनर नहीं हो, और फिर उस ओपिनियन के बेसिस पर आप फॉरेनर ट्राइब्यूनल में आना। फॉरेनर ट्राइब्यूनल में डिवीज़न बेंच का ऑर्डर है
रहीम का, अगर ये इन्फ्रक्चुअस हो गया होता सुप्रीम कोर्ट में तो रहीम का ऑर्डर है कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का ओपिनियन सही है, क्योंकि सेक्शन 9 में जिसके खिलाफ उंगली उठेगी उसे साबित करना है। तो ये एक चीज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये कहा जाए कि जब निराशा हुई रहीम के डेथ पर, उनके परिवार वालों को निराशा, इतनी निराशा हुई होगी कि उन्होंने बोला होगा कि कुछ भी हो जाए, अब क्या फ़ायदा है बताने का वकील साहब को भी कि डेथ हो गया है। तो उन्होंने जो निराशा हुई कानूनी सिस्टम से, कानून सिस्टम को जो लागू करने वाले लोग हैं उनसे, जो ये निराशा हुई, इस निराशा ने भी इस कानूनी सिस्टम को मजबूत किया। आप ये सोचो, मजबूत इसलिए किया क्योंकि उन्होंने नहीं बताया तो ये लॉ सेटल हो गया। वो बता देते तो हो सकता था बिना सेटल हुए सुप्रीम कोर्ट मैटर को डिसाइड कर देती, ख़त्म कर देती, और ख़त्म कर देती तो वो डिवीज़न बेंच हाई कोर्ट का ऑर्डर रह जाता कानून के रूप में, वो न जाने कितने और लोगों को फॉरेनर डिक्लेयर कर देता बिपिन दत्ता जी जैसे ऑफिसर्स के मार्फत। तो ये मैंने सोचा कि एक बहुत ही पेक्यूलियर और शॉकिंग केस है जहाँ पर कानून से पैदा हुआ निराशा ने कानून को ही सुदृढ़ किया, क्योंकि उस निराशा की वजह से ये बताया नहीं गया कि उनका डेथ हो गया है, और नहीं बताया गया इसलिए ये डिसाइड हो गया। तो कानून से पैदा हुआ निराशा कानून को मजबूती दे गया। उम्मीद है आगे से ऐसे बिपिन दत्ता जी थोड़ा सा संभल करके काम करेंगे और संभल करके सारी चीज़ों को करेंगे, क्योंकि जब भी आप किसी को बोल देते हो कि आप फॉरेनर हो, वो दिमाग से सब पूरी तरीके से हिल जाता है। तो ऐसे काम करने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करो। नेशनल सिक्योरिटी ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए सारे लोगों को अपनी जान दे देनी चाहिए। फॉरेन एग्रेशन एक डिफरेंट पॉइंट है, टेररिज्म एक डिफरेंट पॉइंट है, लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरनल सेफ्टी की, तो इंटरनल सेफ्टी में भी मुझे मालूम है कि इंटरनल सेफ्टी में भी बहुत सारे ऐसे मोल स्लीपिंग सेल्स होते हैं, लेकिन अगर इनको डील करना है तो भी थोड़ा सेंसिटिविटी के साथ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम किसी को स्लीपिंग सेल समझ रहे हो और वो इनोसेंट निकले। रहीम जैसा 20 साल की लड़ाई के बाद उसे भारतीय नागरिकता तो मिली, पर उसके आत्मा को भारतीय नागरिकता मिली। उन्हें वो ज़िंदगी भर 2004 से लेकर के जब तक उनकी मौत हुई तब तक वो विदेशी माने जाते रहे। ये उनके लिए ह्यूमिलिएशन था, उनके लिए ज़िंदगी भर उन्होंने जो जिया 2004 के बाद, वो एक ह्यूमिलिएटिंग लाइफ था जो कि किसी को नसीब नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान की ये आवाज़ नहीं है, भारतीय संविधान की आवाज़ नहीं है जो कि वो कहता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस जजमेंट ने ये बोला कि आर्टिकल 14 को लागू करने के लिए आपको सिटीजन होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक पर्सन भी हैं तो आर्टिकल 14 आप पे अप्लाई करेगा। और आर्टिकल 14 का मतलब क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। उम्मीद है बिपिन दत्ता जी और आज की बिपिन दत्ता जी ये इन बातों को समझेंगे। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल इन बातों को समझेगी कि आप किसी पर उंगली रख करके सेक्शन 9 का फ़ायदा नहीं उठा सकते। सेक्शन 9 का फ़ायदा अगर आपको उठाना है, फ़ायदा तो क्या, सेक्शन 9 को अगर रिलाई करना है तो आपके पास ये सफिशिएंट मटेरियल, मे नॉट बी अप टू द मार्क, होना चाहिए ये ओपिनियन फॉर्म करने के लिए कि इन डॉक्यूमेंट से ये लगता है कि ये फॉरेनर है। किसी पर ऐसे नहीं उंगली उठा सकते। नमस्कार।